हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के सारे थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स। ये 8 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2, 3, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। साथ में ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कंटेंट अच्छा लगेगा उसके ऊपर हम लोग मार्क करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी? किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो ये फॉर्मल रिकॉर्ड होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इनमें बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एंड नोट्स टू अकाउंट आते हैं। ये स्टेटमेंट्स हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की, मैनेजमेंट की, ये समझने में, ये एनालाइज करने में कि जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, और उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। नेम द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, एंड नोट्स टू अकाउंट। व्हाट आर इंटेंजिबल असेट्स? इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? वो वाले असेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। दे आर वैल्यूएबल फॉर बिजनेस ऑपरेशन, और इनके एग्जांपल हैं गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो वो वाले असेट्स जो दिखाई नहीं देते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में जिनके बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं इंटेंजिबल असेट। एग्जांपल आपके ये तीनों हैं। एग्जांपल आपको याद रखना है, मेक द कॉलम में ये पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रपोज्ड डिविडेंड? प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? वो वाला डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग, उसको कहेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। अनटिल अप्रूवल इट इज ट्रीटेड एज, तो जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है इस प्रपोज्ड डिविडेंड को करंट लाइबिलिटी के जैसे ट्रीट किया जाता है। अगेन स्टार मार्क करेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये आपसे पूछा जा सकता है प्रपोज्ड डिविडेंड और करंट लाइबिलिटी, तो मैं इधर कॉलम में भी आ सकता है ये। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज क्या होती है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो करंट लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जिनको 1 साल के अंदर पे करना होता है। इसमें आते हैं ट्रेड पेएबल्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जितनी बार भी ये एग्जांपल्स आ रहे हैं, जैसे करंट लाइबिलिटीज के ये एग्जांपल आए, तो आपको ये याद रखना है, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। इंपॉर्टेंस क्या होती है करंट लाइबिलिटीज की? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, एंड उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है ये हमें पता चलता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फुलफिल कर पा रही है, ये कौन बताएगा? करंट लाइबिलिटीज के थ्रू में पता चलेगा। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंश्योर्स स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। मींस अगर कई सारा आपके पास में एक लाइबिलिटीज इकट्ठी हो गई हैं जो कि करंट लाइबिलिटीज है और आप उनको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप वो कंटिन्यूस बेसिस पे पे करते जा रहे हैं तो आपका ऑपरेशन स्मूथ रहेगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रपोज्ड डिविडेंड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? तो सबसे पहले ये हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं कि इसको अदर करंट लाइबिलिटीज में शो किया जाता है इन द बैलेंस शीट। इट इज डिस्क्लोज्ड थ्रू, किसके थ्रू इसको डिस्क्लोज करते हैं? नोट्स टू अकाउंट में। ये कब पे किया जाएगा? जब इसका अप्रूवल मिलेगा तभी प्रपोज डिविडेंड को पे किया जाएगा। और अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? एजीएम से मिलेगा। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस अंटिल अप्रूवल। तो वॉट एवर सरप्लस एक बिजनेस के प्लास में जो रहता है उसमें से इसको तब तक माइनस नहीं किया जाएगा जब तक कि अप्रूवल ना मिले। और ये जो सारा ट्रीटमेंट है ये एंश्योर करता है प्रॉपर डिस्क्लोजर को, जो अपने को एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है।
एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। तो क्यों ये बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो फर्स्ट, टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। ये एक स्पेसिफिक डेट पे या एक पीरियड के लिए किसी बिजनेस की जो स्थिति रहती है, कंडीशन रहती है, पोजीशन रहती है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बैलेंस शीट है वो आपको बताएगी कि असेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स जो फंड है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगी। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हमें पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेट परफॉर्मेंस कैसी है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस क्या कर रही है, फर्स्ट थिंग। एंड देन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें ये पता चल जाएगी। और ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये लीगल ऑब्लिगेशन रहती है कि हर एक बिजनेस एंटिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। और ये कहाँ से आती है? कंपनीज एक्ट 2013 से। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि लीगल रिक्वायरमेंट है, बनाना पड़ेगा, कंपलसरी होता है। एंड टू हेल्प द फ्यूचर प्लानिंग, तो पास्ट फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स, तो जो पुराना डेटा है उसकी मदद से मैनेजमेंट क्या करेगा, फ्यूचर में होने वाले डिसीजंस जो हैं उनको लेने की कोशिश करेगा। सो ये फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना जरूरी होता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज एज पर शेड्यूल 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। सो क्लासिफिकेशन करना है लायबिलिटीज का एज पर शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में क्लासिफिकेशन किया गया है 3 हेडिंग्स के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है उस अमाउंट को जो इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई है, एक अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है वो, दूसरा जो प्रॉफिट रिटेन करके रखा गया है वो। और ये शो करता है टोटल क्लेम ऑफ शेयर होल्डर्स ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर का कंपनी के असेट्स पे जो टोटल क्लेम है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? विच आर नॉट पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो वो वाली लायबिलिटीज जिनको शॉर्ट टर्म में पे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में पे करना है, उनको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जाम्पल है इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? वो वाली लायबिलिटीज जिनको पे करना है 12 महीने के अंदर और ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के टाइम में ही इनको सेटल कर लिया जाता है। एग्जाम्पल है इसके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। लाइकवाइज लायबिलिटीज, असेट का भी एक सेम क्वेश्चन बनेगा। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एज पर शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग असेट्स का क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड करना है। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the asset side of balance sheet of a company is classified on the basis of time period and nature of asset। तो इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? टाइम पीरियड और नेचर ऑफ असेट से। बेसिकली इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, पहला नॉन करंट असेट्स, दूसरा करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं? वो वाले असेट्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 months। वो वाले असेट्स जिसको 12 months के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कैश में, उनको क्या कहते हैं? नॉन करंट असेट्स कहते हैं। या फिर लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो बिजनेस में जिन असेट्स को यूज करते हैं उनको कहते हैं नॉन करंट
असेट्स। इनको फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax assets, long-term loans and advances, and other non-current assets. करंट असेट्स कौन से होते हैं? वो वाले असेट्स जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये रियलाइज हो जाएंगे, इनको बेचा जा सकता है या फिर कंज्यूम किया जा सकता है विद इन 12 मंथ्स। ऐसे असेट्स को कहते हैं करंट असेट्स, या फिर सर्कुलेटिंग असेट्स के नाम से भी इनको जानते हैं और शॉर्ट टर्म असेट्स के नाम से भी इनको जानते हैं। एग्जाम्पल है इसके करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी इसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या होती है? फर्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये पास्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। जो असेट्स रहते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड नॉट ऑन देयर करंट मार्केट वैल्यू। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस शीट रहती है या जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उसमें इनकी जो ट्रू वर्थ रहती है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है। और स्पेसिफिकली इसका इम्पेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है? जब कंडीशन होती है इन्फ्लेशन की। सो इसके लिए ये एक लिमिटेशन हो गई इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्राइस चेंज होता है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जो मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स रहते हैं वो ओल्ड वैल्यू पर ही उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पे मिसलीडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना। हो सकता है मैनेजमेंट अपने डेटा को अच्छा बताने के लिए या किसी भी फिनेंशियल कंडीशन को, पोजीशन को अच्छा बताने के लिए हो सकता है डेटा को मैनिपुलेट कर दे। इस प्रैक्टिस को कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा रहता है उसके ऊपर रिलायबिलिटी कम हो जाती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो पूरी जानकारी नहीं देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की। मेनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर इधर समराइज्ड और कंप्लीटली ओमिटेड। तो कई सारे ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया जाता है? समराइज कर दिया जाता है। मतलब सेम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू को इकट्ठा करके एक ही जगह पे लिख दिया जाता है। इसकी वजह से कुछ जो डिटेल रहती है वो मिस हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट शो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज की इफिशियंसी, मैनेजमेंट स्किल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ब्रांड रेपुटेशन। इसकी वजह से भी बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीटली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट, अभी ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेट्स और लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है? तो असेट्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होते हैं, जबकि लाइबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशंस होती है। असेट्स की वजह से बेनिफिट्स मिलते हैं फ्यूचर में, जबकि लाइबिलिटीज की वजह से जो आउटफ्लो होता है रिसोर्सेज का या कैश का। असेट्स से अर्निंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जबकि जो लाइबिलिटीज रहती हैं ये डेट्स एंड ड्यूज को रिप्रेजेंट करती है। असेट्स को
लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है, लाइबिलिटीज को राइट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। तो फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए रहते हैं, जबकि करंट असेट्स शॉर्ट टर्म यूज के लिए रहते हैं। फिक्स्ड असेट्स को रीसेल नहीं किया जाता है, करंट असेट्स को रीसेल किया जा सकता है या कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिक्स्ड असेट्स का यूज होता है प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में। करंट असेट्स का यूज होता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में। एग्जाम्पल हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीन। करंट असेट्स के एग्जाम्पल हैं कैश, इन्वेंट्री एंड डेटर्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंटेंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। तो कंटेंजेंट लायबिलिटी क्यों होती है, जब कोई अनसर्टेन इवेंट आ जाता है उसकी वजह से ये अराइज होती है, जबकि जो प्रोविजंस रहते हैं ये किसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस की वजह से आते हैं। कंटेंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट सर्टेन नहीं होता है, जबकि प्रोविजन के अमाउंट को रीजनेबली हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। कंटेंजेंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, प्रोविजंस को रिकॉर्डेड रखते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। कंटेंजेंट लायबिलिटी सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज की जाती है, जबकि प्रोविजन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन में डिफरेंस। सो सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, वो वाले लोन्स जो कंपनी के असेट्स के थ्रू सिक्योर्ड होते हैं उनको कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती, मॉर्गेज नहीं रहता है। सिक्योर्ड लोन में रिस्क लेंडर के पास में कम रहता है, जबकि अनसिक्योर्ड में रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस बैंक ने लोन दिया है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर रिस्क कम रहेगा। सिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट इज जनरली लोअर, जबकि अनसिक्योर्ड में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा। सिक्योर्ड लोन के एग्जांपल डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन के पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में अंतर। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को, जबकि बैलेंस शीट जो रहती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट रहता है वो किसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट को प्रिपेयर की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाले में क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेंगे, जबकि बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट रहता है ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है, जबकि बैलेंस शीट जो रहती है वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व और सरप्लस में डिफरेंस क्या है, रिजर्व्स आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व को प्रॉफिट से का एक हिस्सा निकालकर अलग रखा जाता है, जबकि सरप्लस जो रहता है, सरप्लस इज रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो सारे एप्रोप्रिएशन के बाद में प्रॉफिट में से जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कहते हैं सरप्लस। रिजर्व को स्पेसिफिक या जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जबकि सरप्लस का कोई एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। रिजर्व्स फ्यूचर कंटिंजेंसीज के लिए यूज किया जाता है और सरप्लस को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है। रिजर्व्स को बैलेंस शीट में सेपरेटली शो किया जाता है, जबकि सरप्लस को एज बैलेंस शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2, 3 और 4 मार्क्स के हमने कवर कर लिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं ये बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हो तो एग्जाम में ये चैप्टर इजी और स्कोरिंग हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।